बस। तो मैं बताऊं, सिर्फ मुझे आपको ये कोरिलेट करवाना था यहाँ पे, ये सब एग्जाम्पल माई वाले से। दो चीजें याद रखो, एक तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरा, वो एम्प्लॉयर को पीजीबीपी में अलाउ नहीं है, और एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्स वाला अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है। अब एक और बात बताओ मुझे, एक मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है? भुवनेश्वर, वाई इट इज, भुवनेश्वर अगर ये वाला पार्ट समझा नहीं होना तो भी चलेगा, ये वाला पार्ट अगर नहीं समझाओ ना तो भी चलेगा करके, ठीक है? ये वाला पार्ट आपको नहीं भी समझाओ तो भी चलेगा, बिकॉज द इंटर के लिए इतना इंटरलिंकेज की जरूरत नहीं है। चलो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक बात बताओ, ये होटल में जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, पता है उनको टिप मिलती है, टिप पता है, टिप मिलती है, टिप। आप बताओ ये टिप सैलरी में जाएगी या आईएफओएस में जाएगी? एक बात बताओ, ये टिप सैलरी में जाएगी या आईएफओएस में जाएगी? तुम ही बताओ। आईएफओएस में जानी चाहिए या सैलरी में? सब लोग बोल रहे हैं आईएफओएस में जानी, सीधी सी बात है, वो एम्प्लॉयर से थोड़ी मिलती है। अरे भैया वो टिप एम्प्लॉयर से थोड़ी मिलती है, वो तो आईएफओएस में जाएगी। देखो क्या होता है, कस्टमर से कलेक्ट होती है टिप, और फिर एक केस में हुआ था, एक बड़ा केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या हुआ, एक कंपनी है जिसका नाम है आईटीसी होटल। आपने आईटीसी होटल्स का नाम सुना होगा, आईटीसी मराठा वगैरह, ठीक है? तो आईटीसी मराठा आपने नाम सुना होगा, आईटीसी होटल का केस है। इसके केस में क्या हुआ, आईटीसी वालों के केस में, उन्होंने क्या किया, आईटीसी वाले लोगों से टिप लेते थे। एम्प्लॉय कैसे लेते थे मैं समझाता हूं। जैसे जब आपके पास कोई बिल लेके आता था ना, तो बिल लेके आता है तो बहुत सारे लोग तो वहीं पे पूछ लेते हैं कि आपको बिल में टिप कितनी जुड़वानी है। आप बोलते हो 10,000 जोड़ दो टिप, तो 10,000 जोड़ दी जाती है। अपने तो इतना बिल होता नहीं है, अपन तो बिल ही नहीं होता 10,000 का, बट मान लो बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो ऐसे 10,000 टिप दे देते हैं, तो बोलते हैं 10,000 टिप जुड़वा दो, तो वो फिर बिल में जोड़ देते हैं टिप। या बहुत बार क्या होता है, जो टिप मिलती है ना, वो लोग कॉमन बॉक्स रखते हैं, और वो कॉमन बॉक्स में टिप डालते रहते हैं, और मंथ के एंड में जितने भी एम्प्लॉइज है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो आईटीसी होटल ने क्या किया, टिप डिस्ट्रीब्यूट की, और आईटीसी होटल ने टीडीएस नहीं काटा। तो आईटीसी होटल ने टीडीएस नहीं काटा, बोले ये तो सैलरी में टैक्सेबल ही नहीं है, या तो सैलरी में टीडीएस कटेगा ही नहीं, सैलरी में इनकम ही नहीं जाएगी, ये तो आईएफओएस की इनकम है उनके करके, ठीक है? तो उसको एओ ने नोटिस भेज दिया, और सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसमें टीडीएस नहीं काटना है। ये सैलरी नहीं है, ये थोड़ी सैलरी है यार, जो टिप मिलती है वो टिप सैलरी थोड़ी, अगर एम्प्लॉयर देने के लिए थोड़ी बाध्य है, वो तो अल्टीमेट कस्टमर से मिल रही है करके, ठीक है? तो यहाँ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट ड्यू टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड व्हेन इट इज नॉट ड्यू टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। अब एक और चीज समझना, एक और एग्जांपल, आप बोलोगे अरे ये तो हमको पता था, चलो एक और एग्जांपल, ठीक है? एक बात, एक मणिपाल हेल्थ सिस्टम करके एक हॉस्पिटल का एग्जांपल है। आप बोलोगे अरे ये तो हमको पता था, केस लॉ आपके सिलेबस में नहीं आते, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मणिपाल हेल्थ वाला। मणिपाल हेल्थ के केस में क्या हुआ, मणिपाल हेल्थ में डॉक्टर आता है, एक डॉक्टर जो 12 बजे से 2 बजे तक रहता है, 12 बजे से 2 बजे तक। ऐसे होते हैं ना हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर 2 घंटे रहेगा, तो आप 2 घंटे जाके चेक वेक करवा सकते हो। तो मणिपाल हेल्थ सिस्टम है, वो मणिपाल हेल्थ सिस्टम में क्या हुआ कि एक डॉक्टर है, वो 2-2 घंटे आता है हर दिन, और उसको कैसे पैसे मिलते हैं पता है, पेशेंट वाइज, कि उसने कितने लोगों को चेक किया। एक लोगों को चेक किया तो 5,000, मतलब 500 रुपए मान लो, एक पेशेंट का 500। तो किसी दिन क्या हुआ, अगर एक भी पेशेंट नहीं आया तो 0, अगर पेशेंट 10 आ गए तो कितना, उसको 5,000, अगर 6 पेशेंट आ गए तो उसको 3,000 करके, ठीक है? अब एक बात समझना, ऐसा उसको मिलता है पेशेंट वाइज, उसके पूरे महीने का हिसाब बना और उसको पेमेंट किया। आप बताओ टीडीएस सैलरी में कटना चाहिए या प्रोफेशनल फीस में कटना चाहिए? आप मुझे बताओ, टीडीएस सैलरी में, क्या ये सैलरी है या प्रोफेशनल फीस है? आप बताओ, हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल ने जो पेमेंट किया, क्या ये सैलरी है या प्रोफेशनल फीस है? राइट आंसर इज प्रोफेशनल फीस। वो एम्प्लॉय थोड़ी है वहां पे, वो एम्प्लॉय नहीं, वो तो 2 घंटे आता है और उसको पेशेंट वाइज पैसा मिलता है, भले हिसाब मंथली होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ प्रोफेशनल फीस, ये प्रोफेशनल फीस माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक बार आपकी बुक पे आ जाओ, एक बार आप अपनी बुक पे आओ। बटिंडा बोलो, बटिंडा बोल रहे हैं सर 5 लाख पे तो टैक्स ही नहीं लगता। खजूर, वो 5 लाख तक इनकम है तो टैक्स नहीं लगता, 5 लाख से ऊपर होते ही पूरे पे टैक्स लग जाता है। याद आया, मैंने ऐसा बताया था।
87A का रिबेट तभी मिलता है जब आपकी इनकम अप टू 5 लाख है। अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो टीडीएस न, वो मतलब अप टू 5 लाख है तो टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से थोड़ा भी ऊपर हुआ तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा ना। हाँ बठिंडा, तो क्यों बार बार पूछ रहे हो वो चीज? हाँ खजूर, नालायक बच्चा है, नालायक बच्चा बठिंडा वाला। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 192, आ जाओ सब लोग 192 पे। और 192 में देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 192, नेचर ऑफ द पेमेंट। कौन से पेमेंट पे टीडीएस काटना है? सैलरी पे। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? एम्प्लॉय। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों चलेगा। रेट क्या रहेगी? स्लैब रेट से काटना है। उसके बाद देखो क्या लिखा है। एम्प्लॉय शेल, एम्प्लॉय को काट के यहां लिखो एम्प्लॉयर, यहां लिखो एम्प्लॉयर, यहां लिखो एम्प्लॉयर। सीधा करो, बुक सीधा नहीं होगा, बुक सीधा नहीं होगा, ऐसा ही देखना पड़ेगा आपको। एम्प्लॉयर शेल कंसिडर, आपके पास बुक है ना हाथ में? हाँ, एम्प्लॉयर शेल कंसिडर डिटेल्स ऑफ अदर इनकम, अदर इनकम का डिटेल कंसिडर करेगा। एंड डिडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इफ फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर शेल नॉट कंसिडर एनी लॉस एक्सेप्ट द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सब लॉस कंसिडर करेगा। अब एक बात समझना, इससे रिलेटेड मैंने आगे वाले पेज पे कुछ चीजें दे रखी है। मैंने आपको सम टीडीएस से रिलेटेड कुछ नोट्स दे रखे हैं। पहला वाला पॉइंट वो आईटीसी वाला, होटल वाला, टिप वाला। देखो, इफ टिप्स आर बीइंग डायरेक्टेड टू द वेटर, same is not a salary and there would be no obligation on employer to deduct the TDS. Even if the tip is paid through the employer, like in present case credit card के थ्रू वगैरह बिल में जोड़ के दे देते हैं तो भी same would not be part of the salary and the employer shall not be required to deduct TDS. There is no need to deduct the TDS. Next part. Payment made to doctor by the hospital, assessee deducted TDS under section 194J. लेकिन एओ क्या बोलता है? 192 में काटो, सैलरी है, पागल है क्या? सेक्शन 194J इज एप्लीकेबल एज डॉक्टर वर नॉट अ एम्प्लॉयमेंट एज पर द अग्रीमेंट। और डॉक्टर का कोई पीएफ ईएसआई वगैरह भी नहीं कटता था, वाज नॉट डन। इनकम ऑफ डॉक्टर varied according to the patient to patient. It was not a contract of service but it is a contract for service, ऐसा मणिपाल हेल्थ सिस्टम में बोला था। ये नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट वाला जो पार्ट है, ईएसआई मींस, ईएसआई का मींस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करके, ठीक है? नहीं, टिप्स वाला थियरी में तुम्हारे नहीं आएगा, इंटर लेवल पे नहीं आएगा, ये फाइनल लेवल के दोनों केस लो है। बट मैंने आपको जस्ट बताया जिससे कि आपको नॉलेज रहे, कभी ऐसा कुछ आ जाए एमसीक्यू में तो। हाँ चलो, इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। देखो, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे टैक्स एम्प्लॉयर भरता है, बोलता है मैं भरूंगा, तो मींस पेड बाय एम्प्लॉयर। देन टैक्स शेल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी टू दैट एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक सैलरी से टीडीएस नहीं कटेगा, वो एग्जांपल में मैंने बताया था। And the amount of tax so borne by employer on non-monetary perquisite will not be allowed as deduction to the employer by virtue of section 40 है। employer को खर्चा भी वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है? And while computing his income on the other hand the same will not be taxable in hands of employee by virtue of 1010C. Such tax is borne by employer even though not deducted at source will be deemed to be the tax deducted at source and employee can take the credit of the same. मतलब employee टैक्स का क्रेडिट पूरे टीडीएस का ले लेगा करके, ठीक है? जो एम्प्लॉयर ने भरा है उसका खुद का कटा, टोटल का क्रेडिट ले लेगा जब वो रिटर्न फाइल करेगा। लास्ट पार्ट, इन अ केस where employee work with more than one employer, means एक से ज्यादा के साथ काम करते हैं simultaneously, और employee change his job, या फिर वो जॉब चेंज करता है, join another employer, then at his own option he may furnish the detail of his other employment to any one of the employer current employer in form number 12B। ये फॉर्म नंबर 12B में उसको देना पड़ता है डिटेल दूसरे एम्प्लॉयर को कि पहले वाले से मुझे इतना सैलरी मिलता है, इतना टीडीएस, तो उसको कंसिडर करेगा। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है, अपन ने जो अभी बोला कि अगर मान लो पेन नंबर नहीं दिया पोपली सर ने, तो टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? 20% या जो रेट होती है विच एवर इज हायर से। लेकिन एक बात बताओ, इसका एक एक्सेप्शन है 192A में। अभी जो 192A अपन पढ़ने वाले हैं, 192A ये बोलती है कि 192A में अगर पेन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस सीधा एमएमआर से कटेगा। किससे कटेगा? एमएमआर। अब आप बोलोगे ये एमएमआर क्या होता है?
एमएमआर का मतलब होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एमएमआर का मतलब क्या होता है पता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या आती है पता है? इधर देखो, मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है पता है? 30% हाईएस्ट रेट प्लस 15%, सॉरी 15% नहीं, आपका हाईएस्ट सरचार्ज की रेट क्या है? 37% और प्लस 4%। अब देखो कितना आता है। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम मार्जिनल रेट। 30% प्लस 37% सरचार्ज हाईएस्ट वाला और 4%, मतलब मैक्सिमम कितना रेट लग सकता है? मीन्स 42.744%। इस रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा 192A में, अगर पेन नंबर नहीं दिया तो ऐसा लिख लो वहां पे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30% प्लस 37% हाईएस्ट सरचार्ज, मीन्स मैक्सिमम रेट 194J आएगा। सूरत 194J को आने दो ना। कोहर्ट अगर वो डिटेल देता है, कोहार्ट अगर वो सबमिट ही नहीं करता, एम्प्लॉय बताता ही नहीं करके, ठीक है। बहुत बार अगर वो टिप पे बताता है तो उसको कंसिडर करना है, बट एम्प्लॉय अगर कंसिडर वो बताता ही नहीं तो फिर क्यों करेगा? पीजीबीपी की पाली मैंने एक सेक्शन 40 को रिलेट करी थी। 40 में एक पॉइंट था, उसको को रिलेट किया था मैंने यहां। तुम्हें सैलरी के डाउट पूछने पड़े तो कॉल पर कर, कॉल मुतन बताओ करी करना, ठीक है। चलो डन। अब एक बात समझना, अब मैंने एक ही सेक्शन अभी तक कंप्लीट करवाई, 1 घंटा होने आया है और हमने एक सेक्शन कंप्लीट की, दैट इज द 192 करके, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 192A। थर्ड पॉइंट एक बार और समझा दो बेटा। थर्ड पॉइंट यही वाला है, ये वाला जो पॉइंट है इट इज द थर्ड वाला। ये जो था ना कि माही देख जॉब करती थी, तो माही का ये 18,850 वाला टैक्स है, ये एम्प्लॉयर ने भरा, रिलायंस ने, तो रिलायंस को ये अलाउ नहीं होगा। 18,850 जो है ये रिलायंस को अलाउ नहीं होगा, बट माही के हाथ में ये टैक्सेबल भी नहीं हुआ, एग्जेम्प्ट हो गया, और माही क्रेडिट पूरे का ले लेगी। मीन्स माही टीडीएस का क्रेडिट पूरे इतने का ले सकती है। सो एम्प्लॉय विल टेक, ये नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, टेक क्रेडिट ऑफ होल 75,400 का। अहमदनगर जॉब चेंज होता है, मैंने क्या किया, 6 महीने कहीं और, 6 महीने कहीं और मतलब काम किया और 6 महीने बाद जॉब चेंज कर दिया, तो मुझे नए एम्प्लॉयर को डिटेल देनी पड़ेगी कि पुराने वाले ने मेरा कितना टीडीएस काटा है, कितनी सैलरी थी, वो सब। चलो आज का लेक्चर आवा पे दे दो, आज का लेक्चर आवा पे दे दो सबको। छठ पूजा है, बिहार झारखंड। ओल्ड डीएलएफ कहाँ का है? नोएडा का है। दिल्ली में भी होती है छठ पूजा, तो सबका लिए दे दे, सबके लिए दे दो, आज का सबके लिए आवा पे दे दो, ठीक है। चलो छठ पूजा का। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट सेक्शन इज 192A। अब इधर देखो, सब लोग इधर देखना। नेक्स्ट सेक्शन हम चालू करने वाले हैं, दैट इज द सेक्शन 192A। बोलो 192A। सर एमएमआर कब एप्लीकेबल होगा? अभी मैं बताता हूं, श्री गंगानगर, अभी बताता हूं 192A। इधर देखो, 192A इज अ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक बात बताऊं मैं आपको, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो आप लोग, हाँ इधर देखो मेरी तरफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जैसा आपने देखा होगा एसपीएफ, आरपीएफ, आरपीएफ वगैरह, यूआरपीएफ, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड।
प्रोविडेंट फंड में पैसा आता है और जब वो प्रोविडेंट फंड से पैसा अगर आप निकालते हो तो आपने अगर सैलरी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको वापस बता दूं, वहां पे एक चीज आप पढ़ोगे ऐसा कि जो भी आरपीएफ वगैरह से पैसा निकालते हो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर आपने 5 साल का सर्विस किया है तो ही आरपीएफ का पैसा एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो वो टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय के हाथ में है।